रॉक्सी इस दौरान खामोश खड़ा रहा था। राडान ने उसे बैठने के लिए नहीं कहा था। वो तीनों इस कमरे से निकलकर टॉर्चर रूम में आ गए। ये एक बड़ा कमरा था जिसकी एक दीवार के साथ तकरीबन 15 रॉड्स वाली कुर्सियां रखी थी। इनमें से 8 कुर्सियों पर इमरान और इमरान के साथ ही बंधे हुए थे। उनके जिस्म ना सिर्फ रॉड्स में जकड़े हुए थे बल्कि उन्हें जंजीरों से भी बांध दिया गया था। कमरे के कोने में खसूसी साख्त का एक बड़ा ड्रम रखा हुआ था और ये ड्रम आधे से ज्यादा तेजाब से भरा हुआ था। महसूस मटेरियल से तैयार किए गए इस ड्रम पर इस तेजाब का असर नहीं होता था, वरना ये इतना तेज तेजाब था कि लोहा भी इसमें गल जाता था। तेजाब के ड्रम को देखकर अडान ने मुतमईन अंदाज में सर हिलाया। बिग मैन ने उसकी दूसरी हिदायत पर भी अमल कर दिया था। बेहोश अफराद में से एक काला क्रीमी लग रहा था, लेकिन डॉक्टर गोल्ड ने उसे हबशी कहा था। राडान ने इस पर ज्यादा तवज्जो न दी। राडान बिग मैन के किए जाने वाले इंतजामात का जायजा ले ही रहा था कि बेहोश अफराद में से एक आदमी के चेहरे पर होश में आने के आसार दिखाई दिए। फिर देखते ही देखते वो आदमी मुकम्मल तौर पर होश में आ गया, जबकि राडान उसके होश में आने पर हैरान हो रहा था। ये सब तो गैस से बेहोश थे, फिर ये आदमी होश में कैसे आ गया? बिग मैन, क्या तुमने इसे एंटी गैस का इंजेक्शन लगाया था? राडा ने उसीले लहजे में कहा। नॉन नॉन नो नो बॉस, मैं आपके हुक्म के बगैर भला किसी को एंटी गैस इंजेक्शन कैसे लगा सकता हूँ? बिग मैन ने बौखलाए हुए लहजे में कहा। फिर ये होश में कैसे आ गया? राडा ने इस मर्तबा चीखते हुए कहा। तो बिग मैन और रॉक्सी सहम से गए। मम मम मालूम नहीं बब बॉस, बिग मैन ने बुरी तरह हकलाते हुए कहा। राडान चंद लम्हों तक बिग मैन को देखता रहा, फिर उसकी नज़रों का जाविया बदला और उसने होश में आने वाले आदमी की तरफ देखा, जो कि खूबसूरत और स्मार्ट सा क्रीमी नौजवान था। तुम खुद बताओ कि तुम खुद बहुत कैसे होश में आ गए हो? राडान ने होश में आने के बाद कहा, जो कि इमरान था और अपनी मखसूस सहनी वर्जिशों की वजह से खुद बहुत होश में आ गया था। जिस वक्त गैस फैल रही थी तो मैंने अपना सांस रोक लिया था, इसीलिए गैस ने मुझ पर बहुत कम असर किया, इसलिए मुझे खुद बहुत होश आ गया। इमरान ने कहा, C9 गैस तो बेबू होती है, ये कैसे मुमकिन है कि तुम्हें इसकी बू आ गई हो? राडान ने उसीले लहजे में कहा। मैं गैसों का एक्सपर्ट हूँ बेबू, गैसों को भी महसूस कर लेता हूँ। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं, तुम बकवास करते हो, वजह कोई और है, राडान ने बदस्तूर उसीले लहजे में कहा। फिर तुम मुझसे पूछ क्यों रहे हो? होती वजह तलाश करो, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। ओ तुम्हारी ये जुर्रत कि तुम मेरे सामने इस अंदाज में बात करो, राडान ने चीख कर कहा। फिर वो इमरान को घूरने लगा। चंद लम्हों तक वो इमरान को घूरता रहा, फिर उसने जेब से मशीन पिस्टल निकाला और उसे तेजाब के ड्रम की तरफ उछाल दिया। मशीन पिस्टल ड्रम में जा गिरा और चूंकि ड्रम ट्रांसपेरेंट था इसीलिए इसमें गिरा हुआ मशीन पिस्टल नजर आने लगा। मिस्टर, तुम इस मशीन पिस्टल को देखते रहो, राडान ने इमरान से तहकुमाना लहजे में कहा और इमरान के होंठों पर तंजिया मुस्कुराहट आ गई। मैं जानता हूँ कि इस ट्रांसपेरेंट ड्रम में इंतहाई तेज तेजाब है और ये मशीन पिस्टल थोड़ी ही देर में गल कर गायब हो जाएगा, इमरान ने तंजिया अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। गुड, तुम बहुत ज़हीन हो और लगता है कि अली इमरान तुम ही हो, राडान ने कहा। तुम सिर्फ अली इमरान की बात कर रहे हो या अली इमरान MSCDS से एक्शन की बात कर रहे हो? इमरान ने कहा। क्या मतलब? मैं तुम्हारी बात नहीं समझा, राडान ने हैरत भरे लहजे में कहा। मैंने कोई मुश्किल बात तो नहीं की जो तुम्हारी समझ में नहीं आई। हाली अली इमरान तो कई हैं, अलबत्ता अली इमरान MSCDS या एक्शन सिर्फ एक ही है, इमरान ने मुंह बनाकर कहा। मैं अली इमरान की बात कर रहा हूँ जो पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस का एजेंट है, राडान ने कहा। सॉरी, मैं तो अली इमरान MSCDS या एक्शन हूँ। अगर तुम्हें यकीन न आए तो मेरी जेब में विजिटिंग कार्ड मौजूद है, वो निकाल कर देख लो, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। तो राडान हैरत से इसको देखने लगा। तुम झूठ बोलते हो, तुम्हारी तो इतनी उम्र ही नहीं है कि तुम इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल कर सको। तुम यकीनन वही पाकिस्तानी एजेंट अली इमरान हो और मुझे उलझाने के लिए ये बातें कर रहे हो। लेकिन सुनो, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊँगा। तुमने देख लिया कि मशीन पिस्टल तेजाब में गल गया है। इस तेजाब की तेज़ी से मुतलिक तुम खुद भी जानते हो। अब अगर तुमने कोई बकवास की तो मैं तुम्हें वक्त से पहले ही इस ड्रम में डाल दूंगा, राडान ने इस मरतबा घराते हुए कहा। वक्त से पहले तुम्हारी क्या मुराद है? इमरान ने इस मरतबा संजीदा लहजे में कहा। ये तेजाब लाया ही तुम्हारे लिए गया है, तुम सबको बारी बारी इस ड्रम में डाला जाएगा, लेकिन एक खास मुकर्ररा वक्त पर, राडान ने इस मरतबा मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा अच्छा, तुमने फाल निकलवा कर हमें ड्रम में डालने का बेहतरीन वक्त मालूम किया है, इमरान ने इस बात के अंदाज में सर हिलाते हुए कहा। हाँ, यही समझ लो और सुनो, अगर तुम यहाँ से फरार हो सकते हो तो हो जाओ, मेरी तरफ से इजाज़त है, राडान ने कहा और इसके साथ ही वो दरवाजे की तरफ मुड़ा। इमरान और उसके साथी जिन रॉड्स से जकड़े हुए थे वो रिमोट से खुलते थे, इसलिए उन्हें खोल लेना किसी भी तरह मुमकिन नहीं था। फिर रॉड्स के साथ साथ उन्हें फौलादी जंजीरों से भी बांधा गया था और ये ऐसी जंजीरें थी जिन्हें तोड़ना इंसानी कुव्वत से बाहर की बात थी, इसीलिए उनके आज़ाद होने की 1% भी उम्मीद नहीं थी। इसके साथ ही राडान ने बिग मैन को हदायत की थी कि वो स्पेशल ग्रुप के 4 मुसल्लह आदमी टॉर्चर रूम में भेज दे, जो इन पर नजर रखें होश में आने वाला ये नौजवान या कोई और होश में आकर गलत हरकत करने की कोशिश करे तो मुसल्ला आदमी इस पर मशीन गन का पूरा ब्रस्ट खाली कर दें, क्योंकि अभी रात होने में कुछ देर बाकी थी। इसीलिए राडान ने ये वक्त बिग मैन के कमरे में ही गुजारने का फैसला किया। बिग मैन को हदायत देकर वो दरवाजे की तरफ मुड़ा ही था कि इमरान ने उसे आवाज़ दी। वो रुका और उसने मुड़कर इमरान की तरफ देखा। हाँ, क्या कहना है तुम्हें? राडान ने रख्त लहजे में इमरान से कहा। डॉक्टर गोल से तुम्हारी कभी मुलाकात हुई है या तुम्हारा उससे रब्ता सिर्फ फ़ोन पर ही रहता है? इमरान ने कहा। तो राडान ने उसे घूर कर देखा। ओके, अगर तुम मुकर्रर वक्त से पहले ही इस दुनिया से जाना चाहते हो तो मैं क्या कह सकता हूँ? बिग मैन, राडान ने पहले इमरान से कहा, फिर बिग मैन को आवाज़ दी। यस बॉस, बिग मैन ने कदम आगे बढ़ाते हुए मोतबाना लहजे में कहा।
इसे कुर्सी समेत उठाकर ड्रम में डाल दो, राडा ने तहकुमाना लहजे में कहा। ओके पास बिग बैन ने मोतबाना लहजे में कहा और कमरे से बाहर चला गया। तकरीबन 10 मिनट बाद वो बाहर आया तो उसके साथ उसके 4 मातहत थे। तुमने इसे कुर्सी समेत उठाकर तेजाब के ड्रम में फेंकना है, बिग मैन ने अपने मातहतों से कहा। ओके पास इन चारों ने बैक आवाज़ कहा। फिर वो इमरान की तरफ बढ़े। उन्होंने इमरान को कुर्सी समेत उठा लिया और तेजाब के ड्रम की तरफ बढ़ने लगे। अरे रुको रुको, ये क्या करने लगे हो, इमरान ने तेज़ लहजे में कहा। लेकिन वो इमरान के मातहत तो नहीं थे, वो तो राडान और बिग मैन के मातहत थे। उन्होंने बिग मैन का हुक्म मानना था। ड्रम के करीब पहुंचकर उन्होंने कुर्सी को बुलंद कर लिया। चिल्ड्रन पार्क देखकर टाइगर ने कार आहिस्ता की और फिर पार्किंग में कार रोक ली। ये कार जूलिया और रोशी लाई थी और जूलिया ने कहा था कि वो इसे काफ़ी दूर छोड़ा है। कार से नीचे उतरकर टाइगर ने इर्द गिर्द का जायजा लिया। फिर वो पार्क के गेट की तरफ बढ़ा, लेकिन चंद कदम चलने के बाद उसने अपना रुख मोड़ लिया और रोड पर आ गया। चंद कदम पीछे वो टैक्सी स्टैंड देख आया था। वो टैक्सी की तरफ बढ़ने लगा। टैक्सी स्टैंड पर पहुंचकर वो नंबर पर लगी हुई टैक्सी में बैठा तो ड्राइवर ने टैक्सी स्टार्ट करके आगे बढ़ाई। कैरम स्ट्रीट चलो, टाइगर ने ड्राइवर से कहा तो उसने इस बात में सर हिलाया और टैक्सी की रफ्तार बढ़ा दी। सर, हम कैरम स्ट्रीट पहुंच चुके हैं। कुछ देर बाद ड्राइवर ने बैक मिरर में देखते हुए कहा, पहले चौक पर उतार दो, टाइगर ने कहा। तो 10 मिनट बाद ड्राइवर ने टैक्सी एक साइड पर करके रोक दी। टाइगर ने मीटर देकर किराया अदा किया, फिर टैक्सी से नीचे उतरा। उसके उतरते ही टैक्सी आगे बढ़ गई। टाइगर उस वक्त तक वहीं खड़ा रहा जब तक कि टैक्सी नजरों से ओझल ना हो गई। फिर वो आगे बढ़ने लगा। तकरीबन 5 मिनट पैदल चलने के बाद टाइगर अपनी रहायशी कोठी के गेट पर पहुंच गया। उसने गेट पर दबाव डाला तो गेट खुल गया, जिसका मतलब ये था कि उसके जाने के बाद किसी ने गेट बंद नहीं किया था। अंदर दाखिल होकर उसने गेट बंद किया और कमरों की तरफ बढ़ा ताकि इमरान को बता सके कि वो कार को दूर छोड़कर वापस आ गया है और अब दोबारा गेट पर ड्यूटी दे रहा है। टाइगर अभी 8-10 कदम ही चला था कि उसे खतरे का एहसास हुआ और वो तेजी से घूमा। घूमते हुए उसके मुंह से सिसकी भी निकल गई क्योंकि रिवॉल्वर का दस्ता उसके रुखसार पर लगा था। उसके सामने 2 आदमी थे, दोनों के हाथ में रिवॉल्वर थे। एक आदमी ने रिवॉल्वर उसके सर के पिछले हिस्से में मारने की कोशिश की थी, लेकिन खतरे का एहसास होते ही टाइगर के घूमने की वजह से रिवॉल्वर का दस्ता उसके सर पर लगने की बजाय उसकी गाल पर लगा था। टाइगर के घूमने की वजह से वार की शिद्दत में भी कमी हो गई थी। फिर इससे पहले कि हमलावर दोबारा इस पर वार करता, टाइगर बिजली की सी तेजी से हरकत में आया। उसने उछलकर हमलावर के सीने में टक्कर मार दी। हमलावर उड़ता हुआ दूर जा गिरा। दूसरे आदमी ने फौरन ही रिवॉल्वर सीधा किया और टाइगर पर फायरिंग शुरू कर दी। टाइगर एकदम ही नीचे गिर गया। नीचे गिरते ही उसकी टांग हरकत में आई और इस आदमी के घुटनों पर पड़ी। ये काफी कारी ज़रब थी जिसने इस आदमी का घुटना तोड़ दिया। उसकी हलक से चीख बुलंद हुई और वो टूटे हुए शहतीब के माने ज़मीन पर गिरता चला गया। इसके साथ ही फायर का एक और धमाका हुआ। ये फायर पहले आदमी की तरफ से हुआ था, लेकिन टाइगर इस फायर से भी महफूज रहा क्योंकि वो इस आदमी की तरफ से भी गाफिल नहीं था। फायर होते ही टाइगर फुटबॉल की मानंद उछला था और गोली दूसरे हमलावर को जा लगी थी। ये गोली उसके कान में लगी थी और उसकी कनपट्टी से खून जारी हो गया था। गोली लगने की वजह से इस आदमी के हलक से दिलहराश चीख बुलंद हुई और वो तड़पने लगा। अपने साथी को अपनी ही गोली का निशाना बनते देखकर गोली चलाने वाला आदमी एक लम्हे के लिए तो बुत बन गया था, लेकिन फिर वही हरकत में आया। लेकिन अब उसकी हरकत में आने का उसे कोई फायदा नहीं था क्योंकि अब टाइगर उसके सर पर पहुंच चुका था। टाइगर ने उसकी कनपट्टी पर पाँव की ठोकर रसीद की तो उसकी चीख बुलंद हुई। रिवॉल्वर उसके हाथ से निकल गया और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। टाइगर ने उसकी कनपट्टी पर एक मुक्का भी रसीद कर दिया, जिसकी वजह से वो मुकम्मल तौर पर बेहोश हो गया। उसके बेहोश होते ही टाइगर ने उसे उठाकर कांधे पर लादा और कमरों की तरफ बढ़ा। उसने इस आदमी से पूछताछ करनी थी। उसे यकीन था कि गोल्ड सर्कल का आदमी है और उसके साथियों को गोल्ड सर्कल ने अगवा कर लिया है। इस कोठी में एक तहखाना भी था जिसके बारे में रोशी ने सबको बता दिया था। टाइगर उससे तहखाने में ही पूछगिछ करना चाहता था क्योंकि यहाँ फायरिंग हो चुकी थी और उसे खतरा था कि किसी भी वक्त पुलिस यहाँ पहुँच सकती है। इसीलिए वो जल्द से जल्द तहखाने में पहुंचना चाहता था। तहखाने का रास्ता ड्राइंग रूम के बाथरूम से ओपन होता था। टाइगर वहां से होता हुआ चंद मिनटों में तहखाने में पहुंच गया। यहाँ से बाहर जाने के लिए एक रास्ता कोठी की अगली सिमत में मौजूद गली में भी खुलता था, लेकिन टाइगर को फिलहाल बाहर नहीं जाना था। उसे इस बेहोश आदमी से अपने साथियों के मुतालिक पूछना था। टाइगर को तहखाने से रस्सी मिल गई तो उसने बेहोश आदमी के हाथ पुश्त पर करके बांध दिए। इसके बाद इस आदमी के मुंह पर थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। तीसरे थप्पड़ के बाद इस आदमी के जिस्म में हरकत पैदा हुई और फिर वो होश में आ गया। होश में आने के बाद वो टाइगर को घूरने लगा। क्या नाम है तुम्हारा? टाइगर ने अपने सवालात का आगाज करते हुए कहा। शालाक, उसने मुख्तसर जवाब दिया। ओके, चालाक ही रहना, चालाक बनने की कोशिश मत करना वरना अजियतनाक मौत मारे जाओगे, टाइगर ने तंजिया लहजे में कहा। तो चालाक के चेहरे पर भी तंज के तासुरात उभर आए। तुम्हारा ताल्लुक गोल्ड सर्कल से है, मैं दुरुस्त कह रहा हूँ ना? टाइगर ने उससे कहा। गोल्ड सर्कल? क्या ये किसी ज्वेलरी शॉप का नाम है? चालाक ने तंजिया लहजे में कहा। मेरे साथियों को कहाँ ले जाया गया है? टाइगर ने उसके तंज को नजरअंदाज करते हुए कहा। तुम अपने साथियों को मेरे हवाले कर गए थे, चालाक ने बदस्तूर तंजिया लहजे में कहा। अभी उसका जुमला बमुश्किल पूरा ही हुआ था कि उसके हलक से चीख बुलंद हुई क्योंकि टाइगर का एक भरपूर थप्पड़ उसके मुंह पर लगा था। तहखाने में इस थप्पड़ की आवाज़ गूंज कर रह गई थी जबकि चालाक का होंठ फट गया था और उसके कई दांत हिल गए थे। उसके मुंह से खून बहने लगा था। अब अगर तुमने बकवास की तो मैं तुम्हारे जिस्म के सैकड़ों टुकड़े कर दूंगा। तुम शायद किसी खुशफहमी का शिकार हो, लेकिन तुम जान लो कि यहाँ तुम्हारी मदद के लिए कोई नहीं आ सकता और तुम्हारी रूह तहखाने से तुम्हारे जिस्म के बगैर ही निकल सकती है, तुम्हारे जिस्म के साथ नहीं, टाइगर ने सर्द आवाज़ में कहा। तो चालाक उसे कीना तोज नज़रों से देखने लगा।
तुम मुझे खोल दो, इसके बाद देखेंगे कि किसकी रूह इसके जिस्म का साथ छोड़ती है, चालाक ने कहा। टाइगर ने उसके मुंह पर एक और थप्पड़ रसीद किया और उसके साथ ही टाइगर ने जेब से एक खंजर निकाल लिया। चालाक, अब भी वक्त है, खुद को अजियत में मत डालो, मेरे सवालों के जवाब तो बहरहाल तुम्हें देने ही हैं। टाइगर ने खंजर की नोक उसकी गर्दन से लगाते हुए कहा। कोशिश करके देख लो, चालाक ने एक मर्तबा फिर तंजिया लहजे में कहा। चालाक, तुम्हारी ये आंखें बहुत खूबसूरत हैं, इन आंखों से तुम्हें पूरी दुनिया ही खूबसूरत नजर आती होगी, लेकिन तुम्हारी ये खूबसूरत आंखें नहीं रहेंगी तो ये खूबसूरत दुनिया तुम्हारे लिए तारीख हो जाएगी, अमावस की रातों की तरह तारीख और भयानक। टाइगर ने सर्द लहजे में कहा तो चालाक की आंखों में पहली मर्तबा परेशानी के तासुरात उभरे। तुम यकीन जानो मैं गोल्ड सर्कल के बारे में कुछ नहीं जानता। चालाक का बाएतमाद लहजा खत्म हो गया था। टाइगर के अंदाज से ही उसे मालूम हो गया था कि ये जो कुछ कह रहा है उस पर अमल करेगा। ओके ना बताओ, टाइगर ने मुंह बनाकर कहा। फिर उसका खंजर वाला हाथ बिजली की सी तेजी से हरकत में आया और तहखाना चालाक के दिलदोज चीखों से गूंज उठा। खंजर की नोक मखसूस अंदाज में उसकी आंख में लगी थी और उसकी आंख का ढीला फर्श पर आ गिरा। तकलीफ की शिद्दत से चालाक बंद होने के बावजूद तड़पने लगा। टाइगर ने उसके सीने पर हाथ रखकर उसके पेट पर सवार हो गया। चालाक की जख्मी आंख से खून बह रहा था, दूसरी आंख से अब खौफ झलक रहा था। बोलो, मेरे सवालों के जवाब दोगे या तुम्हारी दूसरी आंख भी निकाल कर तुम्हें हमेशा के लिए अंधा कर दूं? टाइगर ने कराते हुए कहा। पाप पाप पूछो, पाप पाप बताता हूँ, उसने बुरी तरह से हकलाते हुए कहा। मेरे साथियों को कहाँ ले जाया गया है? टाइगर ने अपने सवाल को दोहराते हुए कहा। पब पब ब्लैक हाउस, चालाक ने बदस्तूर हकलाते हुए कहा। कहाँ है ये ब्लैक हाउस? जल्दी बताओ, टाइगर ने कराते हुए कहा। बिजनेस कॉलोनी की कोठी नंबर 30 गोल्ड सर्कल का ब्लैक हाउस है, चालाक ने कहा। ब्लैक हाउस की तफसील बताओ, टाइगर ने हंजर चालाक की दूसरी आंख के करीब करते हुए कहा। इसे इसे हटाओ, बताता हूँ, चालाक ने कहा तो टाइगर ने हंजर पीछे कर लिया। ब्लैक हाउस में गोल्ड सर्कल का स्पेशल ग्रुप रहता है और इस ब्लैक हाउस में दुश्मनों को अजियत देने के लिए जदीद तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। जो दुश्मन ब्लैक हाउस में जाता है फिर वहां से जिंदा वापस नहीं आ सकता। बास राडान तुम्हारे साथियों को ब्लैक हाउस लेकर गया है, चालाक ने कहा। अब गोल्ड सर्कल के हेडक्वार्टर के बारे में बताओ, हेडक्वार्टर कहाँ है? टाइगर ने पूछा। गोल्ड सर्कल के जितने भी ग्रुप्स हैं सबके अपने अपने हेडक्वार्टर हैं। बासराडान जहाँ जाकर बैठ जाते हैं वो मेन हेडक्वार्टर बन जाता है। इसका खास ये मेन हेडक्वार्टर नहीं, बासराडान अपनी रहायशगाह से ही तंजीम को कंट्रोल करता है, चालाक ने कहा। और तुम्हारे बासराडान की रहायशगाह कहाँ है? टाइगर ने उससे पूछा। बास की कोई मुस्तकिल रहायशगाह नहीं है, वो 2 महीने एक जगह रहता है तो 3 महीने किसी और जगह, 1 हफ्ते के लिए सिटी के शुमाली हिस्से में तो 3 हफ्तों के लिए जनूबी हिस्से में, और अमूमन उसके मातहतों को मालूम नहीं होता कि आजकल बास की रहायश कहाँ है, चालाक ने कहा। उसके अंदाज से लग रहा था कि वो सच बोल रहा है। अब डॉक्टर गोल्ड के बारे में बताओ, टाइगर ने तेज लहजे में कहा। डॉक्टर गोल्ड को तो किसी ने आज तक देखा ही नहीं, बासराडान के सामने भी वो कभी नहीं आया, हमने तो कभी उसकी आवाज़ भी नहीं सुनी, उसका राब्ता सिर्फ बासराडान से होता है और वो भी सिर्फ फ़ोन पर, चालाक ने कहा। इसका मतलब है कि मुझे तुमसे मजीद कोई काम की बात मालूम नहीं हो सकती, टाइगर ने मुंह बनाते हुए कहा। माम मुझे मत मारना, चालाक ने खौफजदा लहजे में कहा। टाइगर के अल्फाज से चालाक ने अंदाज़ा लगा लिया था कि टाइगर अब क्या करने वाला है, इसीलिए उसके चेहरे पर जर्दी छा गई थी। टाइगर उसके सीने से नीचे उतरा, फिर उसका हंजर वाला हाथ हरकत में आया। उसका फेंका हुआ हंजर चालाक की गर्दन में घुप गया और उसने चालाक की शारक भी काट दी। चालाक बंदे होने के बावजूद तड़पने लगा, जबकि टाइगर दीवार में मौजूद अलमारी की तरफ बढ़ा, क्योंकि इस अलमारी में उसकी ज़रूरत की तमाम चीज़ें मौजूद थी। फिर तहखाने के दूसरे रास्ते से होता हुआ टाइगर चंद मिनटों बाद मेन रोड पर आ गया। वो अपनी कोठी के करीब से गुजरा, उसका अंदेशा दुरुस्त साबित हुआ था। उनकी रहायशगाह पर इस वक्त पुलिस मौजूद थी। वो सरसरी अंदाज में नजर डालता हुआ आगे बढ़ता चला गया। चंद कदम चलने के बाद उसे एक टैक्सी नजर आ गई थी, जिसे इसने रुकने का इशारा किया तो वो रुक गई। टाइगर ने टैक्सी का पिछला दरवाजा खोला और टैक्सी में बैठ गया। बिजनेस कॉलोनी चलो, टाइगर ने टैक्सी ड्राइवर से कहा तो उसने टैक्सी आगे बढ़ा दी। बिजनेस कॉलोनी वहां से सिर्फ 5 मिनट की ड्राइव पर थी। सी लाइन के करीब उतार दो, टाइगर ने कहा तो कुछ देर बाद टैक्सी ड्राइवर ने टैक्सी रोक दी। सर, वो सामने सी लाइन है, ड्राइवर ने कहा। टाइगर ने उसे किराया अदा किया, फिर टैक्सी से नीचे उतराया। जब तक टैक्सी उसकी नज़रों से ओझल न हो गई वो वहीं खड़ा रहा। इसके बाद वो कोठियों की तरफ बढ़ा। C30 ढूंढने में से ज़्यादा वक्त न लगा। इस वक्त C30 का मेन गेट बंद था और ट्रैफिक भी रवा दवा थी। टाइगर गेट का जायजा लेता हुआ आगे बढ़ता रहा। कुछ आगे जाकर एक गली आ गई और इस गली में कुछ फासले पर बैक स्ट्रीट थी। टाइगर बैक स्ट्रीट में आ गया, जो कि सुनसान थी और इसमें कूड़े के बड़े बड़े ड्रम रखे हुए थे। इस गली में कोठियों के अकबी छोटे दरवाजे थे। टाइगर ने पहले गली में आगे पीछे का जायजा लिया, फिर वो मतलूबा कोठी के अकब में पहुंच गया। इसकी दीवारें बहुत ऊंची थीं। टाइगर ड्रम पर चढ़कर भी दीवार तक नहीं पहुंच सकता था। दीवार का जायजा लेने के बाद टाइगर ने छोटे दरवाजे का जायजा लिया। ये फौलादी दरवाजा था जिसे तोड़ना मुमकिन नहीं था, लेकिन टाइगर मुतमईन था क्योंकि उसे तहखाने की अलमारी से स्टील कटर मिल गया था। ये था तो छोटा सा कटर, लेकिन कारकर्दगी में ये बहुत आला था। ये फौलाद को ऐसे काटता था जैसे शीशे को डायमंड लगा कटर काटता था। टाइगर ने जेब से कटर निकाला, फिर उसने दरवाजे का इतना टुकड़ा काट लिया कि इसका हाथ आसानी से अंदर दाखिल हो सकता था। उसने हाथ अंदर डालकर चटहनी चेक की, अंदर ताला लगा हुआ था।
ٹائگر نے اسٹیل کٹر سے وہ تالا بھی کاٹ دیا۔ اس کے بعد دروازہ کھل گیا تو وہ اندر داخل ہوا، لیکن جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا ایک طرف سے 4 ہونہار کتے بھونکتے ہوئے اس کی طرف لپکے۔ ٹائگر نے پھرتی سے ریوالور نکال لیا۔ اس ریوالور پر سائلنسر بھی فٹ تھا۔ اس نے تیزی سے ریوالور کا رخ کتوں کی طرف کیا اور ٹریگر دباتا چلا گیا۔ ٹھک ٹھک کی 4 آوازیں ابھریں اور گولیاں چاروں کتوں کے ماتھے میں لگیں۔ کتے وہیں گر گئے اور ان کا بھونکنا گراہٹوں میں تبدیل ہو گیا۔ ٹائگر نے انہیں وہیں چھوڑا اور آگے بڑھا، لیکن ابھی وہ چند قدم ہی چلا تھا کہ اسے عمارت کے اندر سے سائرن بجنے کی آواز سنائی دی۔ سائرن کی آواز کو سنتے ہی ٹائگر اچھل پڑا اور تیزی سے ایک درخت کے پیچھے لپکا۔ ابھی وہ درخت کی اوٹ میں ہوا ہی تھا کہ اسے دوڑتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنائی دی۔ آوازوں سے لگ رہا تھا کہ اس کی طرف آنے والوں کی تعداد 1 سے زیادہ ہے۔ ٹائگر نے ریوالور جیب میں رکھ کر مشین پسٹل نکال لیا۔ اس مشین پسٹل پر بھی سائلنسر فٹ تھا اور مشین پسٹل کے کئی میگزین اس کی جیب میں تھے۔ اس نے مشین پسٹل جیب سے نکالا ہی تھا کہ اسے 2-3 آدمی دوڑتے ہوئے دکھائی دیے جو اس طرف آ رہے تھے۔ ٹائگر نے مشین پسٹل کا روح ان کی طرف کر کے ٹریگر دبایا تو ان تینوں کی چیخیں بلند ہوئی۔ گولیاں ان تینوں کے دلوں میں لگی تھی اور ان کے سینوں سے خون کے فوارے جاری ہو گئے تھے۔ وہ فرش پر گرے اور تڑپنے لگے۔ ٹائگر نے انہیں وہیں تڑپتا ہوا چھوڑا اور آگے بڑھا۔ اس کی نظریں چاروں طرف گردش کر رہی تھیں اور قوت سماعت کئی گنا بڑھ گئی تھی۔ اب وہ نہایت خفیف آواز بھی سن سکتا تھا، لیکن اب بھی وہ 3-4 قدم چلا تھا کہ اس نے ایک بار پھر بھاگتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنی اور چند لمحوں بعد اسے 4 آدمی بھاگ کر اس طرف آتے نظر آئے جو مشین گنوں سے مسلح تھے۔ ان کی نظریں بھی ٹائگر پر پڑ چکی تھی، اس لیے ان چاروں کی مشین گنوں سے بیک وقت درجنوں شعلے نکلے۔ ساتھ ہی فضا فائرنگ کی تیز آواز سے تھرا اٹھی۔ ٹائگر نے دوسرے ہی لمحے خود کو زمین پر گرا لیا اور گولیاں اس کے اوپر سے گزرتی چلی گئیں۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ اپنی مشین گنوں کے رخ موڑتے، ٹائگر کی مشین پسٹل سے بے آواز گولیاں نکلیں اور ان چاروں کی گردنوں سے خون ابل پڑا۔ ان کی بھی دلدوز چیخیں بلند ہوئیں اور وہ بھی زمین پر گر کر مرغے بسمل کی طرح تڑپنے لگے۔ ٹائگر نے انہیں تڑپتا چھوڑا اور آگے بڑھا۔ ابھی وہ بمشکل 2 قدم آگے بڑھا ہوگا کہ ایک درخت کے پیچھے سے اس پر فائرنگ ہونے لگی۔ گولیاں اس کے کانوں کو چھوتی ہوئی گزر گئیں۔ ٹائگر نے ایک بار پھر خود کو زمین پر گرایا اور انتہائی پھرتی سے اس درخت کی طرف کروٹیں بدلنے لگا جس درخت کے پیچھے سے اس پر فائرنگ ہو رہی تھی۔ گولیاں اس کے آگے اور پیچھے برس رہی تھیں، لیکن وہ اس قدر تیزی سے گھوم رہا تھا کہ نظر اس پر ٹکتی نہیں تھی۔ درخت کے پیچھے پہنچ کر اس نے اچانک دائیں طرف چھلانگ لگائی۔ وہ کروٹیں بدلتے ہوئے اچھلا تھا، پھر اس نے درخت کے پیچھے چھپے ہوئے دشمن کو دیکھ لیا۔ اگلے ہی لمحے اس کے مشین پسٹل سے گولیاں نکلیں اور درخت کے پیچھے چھپا ہوا دشمن چیختا ہوا زمین پر گرا اور تڑپنے لگا۔ ٹائگر نے اسے وہیں تڑپتا ہوا چھوڑا اور ایک بار پھر آگے بڑھنے لگا۔ وہ حد سے زیادہ محتاط تھا۔ وہ احتیاط سے چلتا ہوا اصل عمارت کے قریب پہنچ گیا۔ پھر اچانک ہی اسے خطرے کا احساس ہوا اور ساتھ ہی اسے فضا میں کوئی چیز اڑتی ہوئی دکھائی دی۔ ٹائگر نے بے اختیار ایک جمپ لگایا اور اس جگہ سے دور جا گرا۔ جمپ لگانے کے بعد وہ بھی فضا میں ہی تھا کہ ایک سماعت شکن دھماکہ ہوا تھا۔ جہاں محض ایک لمحے پہلے ٹائگر موجود تھا وہاں بم آ کر پھٹا تھا اور ٹائگر نے بروقت چھلانگ نہ لگائی ہوتی تو یقیناً وہ اس وقت ٹکڑوں میں تبدیل ہو چکا ہوتا۔ ٹائگر جیسے ہی زمین پر گرا اس نے تیزی سے کروٹیں بدلیں۔ اس وقت فائرنگ کی آوازیں سنائی دیں اور گولیاں اس کے قریب زمین پر پڑنے لگیں۔ پھر اچانک ہی ٹائگر کی نظر بم پر پڑی جو چھت سے پھینکا گیا تھا اور اس کی طرف آ رہا تھا۔ ٹائگر یکدم عقاب کی مانند اڑا اور اس نے بم کو پکڑ کر واپس چھت کی طرف اچھال دیا۔ اب چھت پر ایک زبردست دھماکہ ہوا۔ اس دھماکے میں انسانی چیخیں بھی شامل تھیں۔ ٹائگر ایک بار پھر زمین پر آیا اور مور پنکھ کے ایک پودے کے پیچھے چھپ گیا۔ اسے مزید آدمیوں کا انتظار تھا، لیکن چند لمحے گزر گئے اور کوئی نہیں آیا۔ وہاں یکدم ایسی خاموشی چھا گئی تھی جیسے وہاں کوئی ذی روح موجود ہی نہ ہو۔ اس خاموشی کو دیکھتے ہوئے ٹائگر نے اٹھنے کا فیصلہ کیا، لیکن ابھی وہ اٹھا ہی تھا کہ اسے ایک بار پھر مور پنکھ کے پیچھے دبک جانا پڑا، کیونکہ اسی لمحے پولیس سائرن کی آواز سنائی دینے لگی۔ ٹائگر نے مین گیٹ کی طرف دیکھا جو وہاں سے تھوڑے فاصلے پر تھا اور اس وقت گیٹ پر کوئی نہیں تھا۔ پھر 1-1.5 منٹ بعد ہی گیٹ ایک دھماکے سے کھلا اور 2 پولیس گاڑیاں اندر آ گئیں۔ پولیس کو دیکھ کر ٹائگر ہونٹ کاٹنے لگا۔ ٹائگر کسی بھی سرکاری ادارے کے کسی اہلکار کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا تھا، کیونکہ وہ حکومت ایکریمہ کے خلاف کارروائی نہیں کرنے آئے تھے اور عمران نے بھی انہیں سختی سے منع کیا تھا۔ کوٹھی میں داخل ہونے کے بعد پولیس کی توجہ کمروں کی طرف ہوئی تھی۔ وہ سب وین سے اتر کر کمروں کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ اب گاڑیوں کے پاس صرف 2 سپاہی کھڑے تھے۔ ٹائگر کا یہاں رکنا خطرناک ہو سکتا تھا، کیونکہ یہ ایک چھوٹا سا پودا تھا اور اس پر کسی کی بھی نظر پڑ سکتی تھی، اسی لیے وہ نہایت احتیاط سے پیچھے ہٹنے لگا، لیکن اس کی نظریں دونوں پولیس اہلکاروں پر تھی جو گاڑیوں کے پیچھے کھڑے تھے، لیکن ان 2 سپاہیوں کی توجہ بھی کمروں کی طرف تھی۔ بلی کی طرح خاموشی اور تیزی کے ساتھ وہ پیچھے ہٹتا چلا گیا اور سکچین کے درخت کے قریب پہنچ گیا۔ یہ درخت بہت ہی گھنا تھا اور چاروں طرف سے پتوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ اگر ٹائگر اس میں گھس جاتا تو اسے کوئی آسانی سے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ پھر اس نے ایسا ہی کیا۔ وہ آواز پیدا کیے بغیر سکچین کے درخت کی دوسری طرف گھنے پتوں میں گھس گیا۔ اب وہ تو پولیس والوں پر آسانی سے نظر رکھ سکتا تھا، لیکن پولیس والے اسے چیک نہیں کر سکتے تھے۔ پھر اسے پولیس اہلکار کمرے سے باہر آتے دکھائی دیے اور انہیں باہر آتے دیکھ کر ٹائگر بری طرح چونک پڑا۔ پھر اس کے ماتھے پر سلوٹیں سی پڑتی چلی گئیں۔ راڈان، اگر تم نے مجھے اس وقت تیزاب میں پھینک دیا پھر ڈاکٹر گولڈ کو کیا جواب دو گے؟ عمران نے کہا تو راڈان اور اس کے ساتھی یکدم رک گئے اور انہوں نے سوالیہ انداز میں راڈان کی طرف دیکھا۔ اتار دو اسے نیچے، راڈان نے سخت لہجے میں کہا، تو اس کے ساتھیوں نے عمران کی کرسی نیچے رکھ دی۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا ہے کہ ڈاکٹر گولڈ نے مجھے یہ حکم دیا ہے؟ راڈان نے عمران سے پوچھا۔ اگر ڈاکٹر گولڈ نے ہماری موت کا فوری حکم دیا ہوتا تو اب تک تم اس حکم پر عمل کر چکے ہوتے، کسی خاص وقت کا انتظار نہ کرتے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم واقعی بہت ذہین اور چالاک انسان ہو، لیکن تمہیں تیزاب میں پھینک کر کوئی بھی بہانہ کر سکتا ہوں، راڈان نے عمران کو گھورتے ہوئے کہا۔
تم بھول گئے تھے، لیکن میں جانتا ہوں کہ ڈاکٹر گول کے سامنے تمہارا کوئی بہانہ نہیں چل سکتا، وہ تو اپنے حکم پر حرف بحرف عمل چاہتا ہے، عمران نے کہا۔ پھر اس سے پہلے کہ راڈان عمران کی بات کا جواب دیتا، ٹارچر روم کا دروازہ کھلا اور ایک آدمی بدحواسی کے انداز میں اندر داخل ہوا۔ بب بلیک ہاؤس پر کچھ لوگوں نے حملہ کر دیا ہے، اس آدمی نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ یہ یقیناً اس عمران کے ساتھی ہوں گے، آؤ دیکھتے ہیں، راڈان نے تیز لہجے میں کہا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ باس آپ یہاں موجود رہیں، میں انہیں دیکھتا ہوں، بگ مین نے راڈان سے کہا۔ ٹھیک ہے، باہر جو بھی ہو سب کو ختم کر دو، راڈان نے تیز لہجے میں کہا۔ تو بگ مین اور دیگر آدمی کمرے سے باہر چلے گئے، جبکہ راڈان عمران کو گھورنے لگا۔ کچھ بھی ہو مسٹر علی عمران، تم اور تمہارے ساتھی زندہ نہیں بچ سکیں گے، تمہارا مقدر اس تیزاب میں گل ساٹ جانا ہے، راڈان نے سرد لہجے میں کہا۔ تو عمران کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ آ گئی۔ تا تم میری بات پر ہنس رہے ہو، ایڈیٹ، راڈان نے عمران کو مسکراتے دیکھا تو اس نے غصے سے کہا۔ راڈان، یہ دعویٰ کرنے والے تم پہلے آدمی نہیں ہو، یہ خواہش دل میں نہ جانے کتنے مجرم اب اپنے انجام کو لیے پہنچ چکے ہیں، تمہارا انجام بھی بہت قریب ہے، عمران نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ شٹ اپ، اب اگر تم نے بکواس کی تو میں تمہیں فوری گولی مار دوں گا، راڈان نے غصے سے کہا۔ عمران نے فی الحال خاموش رہنا ہی بہتر سمجھا، ویسے وہ سمجھ گیا تھا کہ بلیک ہاؤس پر حملہ کرنے والا ٹائیگر ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ وہی تھا جو ان سے الگ تھا۔ اس خاموشی میں تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ٹارچر روم کا دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا اور بگ مین بدحواسی کے عالم میں اندر داخل ہوا۔ باس، پولیس کی بھاری نفری یہاں پہنچ گئی ہے اور وہ بلیک ہاؤس کو گھیرے میں لے رہی ہے، جلدی نکلے یہاں سے ورنہ گرفتار ہو جائیں گے، بگ مین نے بدحواسی کے عالم میں کہا۔ فائرنگ کی آواز پر تو پولیس نے یہاں آنا ہی تھا، چلو آؤ اسپیشل وے سے نکلتے ہیں، راڈان نے کہا۔ پھر وہ دونوں دروازے کی طرف دوڑے، اگلے ہی لمحے وہ دروازے سے باہر نکلتے چلے گئے۔ ان دونوں کو کمرے سے باہر گئے چند منٹ ہوئے تھے کہ کمرے کا دروازہ ایک بار پھر کھلا، اس مرتبہ کمرے میں پولیس اہلکار اندر داخل ہوئے۔ او، یہاں تو کچھ لوگوں کو قیدی بنا کر رکھا گیا ہے، پولیس آفیسر نے کمرے کا ماحول دیکھتے ہوئے کہا۔ سر، نہ صرف ہمیں قیدی بنا کر رکھا گیا ہے بلکہ یہ لوگ ہمیں اس تیزاب میں ڈالنا چاہتے تھے، عمران نے کہا۔ تم لوگ کون ہو اور یہ کون لوگ تھے اور ان سے تمہاری کیا دشمنی ہے، پولیس آفیسر نے عمران سے کہا۔ جناب، ہم تو فارمر ہیں، کھیتی باڑی کرتے ہیں اور لگتا ہے کہ یہ لوگ دشمن عناصر ہیں، معلوم نہیں یہ ہمیں کیوں تیزاب میں ڈالنا چاہتے تھے، عمران نے کہا۔ ایک تم ہی ہوش میں ہو، باقی تو سب بے ہوش ہیں اور راڈس میں جکڑے ہوئے ہیں، پولیس آفیسر نے کہا۔ یس سر، یہ ایک ایک کو ہوش میں لا کر تیزاب میں ڈالنا چاہتے تھے، عمران نے کہا۔ جیکب، ان سب کو پولیس اسٹیشن لے چلو، وہاں ان سے انویسٹیگیشن ہوگی، یہاں بہت زیادہ قتل عام ہوا ہے، یہ ہائی لیول کا معاملہ لگتا ہے، پولیس آفیسر نے اپنے ایک ماتحت سے کہا۔ اوکے سر، ماتحت نے کہا۔ پھر اس نے کرسیوں کے راڈز اور زنجیروں کا جائزہ لیا۔ سر، راڈز تو ریموٹ کنٹرولڈ ہیں، راڈز کا جائزہ لینے کے بعد ماتحت نے افسر سے کہا۔ زنجیروں کے تالوں کی چابی اور ریموٹ کنٹرول اس کمرے میں ہوں گے، تلاش کرو، پولیس آفیسر نے کہا۔ تو ماتحت کمرے کی تلاشی لینے لگے، الماری سے انہیں ریموٹ کنٹرول اور چابیاں مل گئیں، پھر وہ سب آزاد ہو گئے، لیکن وہ ابھی تک بے ہوش تھے، پولیس آفیسر نے آگے بڑھ کر ان کا جائزہ لیا۔ یہ تو گیس سے بے ہوش لگتے ہیں، انہیں اینٹی گیس انجیکشن لگیں گے تو یہ ہوش میں آئیں گے، فی الحال انہیں پولیس اسٹیشن لے چلو، وہاں انہیں ہوش میں لائیں گے۔ اور مسٹر، کیا نام ہے تمہارا، پولیس آفیسر نے پہلے اپنے ماتحتوں سے پھر عمران سے کہا۔ مائیکو، عمران نے اپنا فرضی نام بتاتے ہوئے کہا۔ مائیکو، اگر تم شرافت سے ہمارے ساتھ چلو تو ہم تمہیں بغیر ہتھ کڑی کے لے جاتے ہیں، اگر تم نے کوئی شرارت کرنے کی یا فرار ہونے کی کوشش کی تو پھر ہم تمہیں ہتھ کڑی لگا لیتے ہیں، آفیسر نے کہا۔ کمال ہے سر، ایک تو ہم پر ظلم ہو رہا تھا، ہمیں قتل کیا جا رہا تھا اور ہتھ کڑی بھی ہمیں لگائی جا رہی ہے، یہ کیسا قانون ہے، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ یہ تو انویسٹیگیشن کے بعد معلوم ہوگا کہ اصل چکر کیا ہے، اگر انویسٹیگیشن میں تم بے قصور اور مظلوم نکلے تو تم سے معافی مانگ لی جائے گی، بصورت دیگر تمہیں بھی قانون کے مطابق سزا ملے گی، پولیس آفیسر نے کہا۔ اوکے، ہم تمہارے ساتھ چل رہے ہیں لیکن تمہیں معافی ہی مانگنی پڑے گی، عمران نے کہا۔ پولیس اہلکاروں نے اس کے ساتھیوں کو اٹھایا جبکہ عمران ان کے ساتھ چلنے لگا، پولیس گاڑیوں کے قریب پہنچ کر پولیس والوں نے عمران کے ساتھیوں کو گاڑیوں میں ڈالا، لیکن ابھی گاڑیاں سٹارٹ ہی نہیں ہوئی تھی کہ عمران کو سٹک کی ہلکی لیکن مخصوص آواز سنائی دی۔ عمران کو ٹائیگر سے پہلے ہی کسی کارروائی کی توقع تھی، اس لیے وہ بہت ہی محتاط تھا، لہٰذا اس کے کانوں میں جیسے ہی پہلی سٹک کی آواز پڑی اس نے اپنا سانس روک لیا تھا، جبکہ پولیس اہلکاروں کو اس بات کی توقع نہیں تھی اور نہ ہی ان کے کان اتنے حساس تھے کہ سٹک کی آواز سن سکتے، لہٰذا تمام پولیس والے یکے بعد دیگرے بے ہوش ہوتے چلے گئے۔ جب وہ سب بے ہوش ہو گئے تو عمران کی توقع کے مطابق ٹائیگر ایک طرف سے نمودار ہو گیا۔ باس، شکر ہے کہ آپ بخیریت ہیں، اس نے عمران کے قریب آتے ہوئے کہا۔ تمہارے پاس گیس پسٹل ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اینٹی گیس انجیکشن بھی ہوگا، عمران نے کہا۔ یس باس، اینٹی گیس انجیکشن ہے میرے پاس، ٹائیگر نے کہا۔ اوکے، اپنے تمام ساتھیوں کو یہ انجیکشن لگاؤ لیکن جلدی، عمران نے اسے ہدایت دیتے ہوئے کہا۔ تو اس نے جلدی سے ایک انجیکشن نکال کر تیار کیا اور تھوڑا تھوڑا سب کے بازوؤں میں لگا دیا، کچھ ہی دیر میں وہ سب ہوش میں آ گئے جبکہ پولیس والے ابھی تک بے ہوش تھے۔ روشی، کوئی دوسری رہائش گاہ بتاؤ جہاں ہم نے فوری طور پر شفٹ ہو سکیں، عمران نے روشی سے کہا۔ لائٹ کالونی A64، روشی نے نیا ایڈریس بتاتے ہوئے کہا۔ اوکے، تم سب ایک ایک دو دو کر کے نئے ایڈریس پر پہنچو، میں بلیک ہاؤس کی تلاشی لے کر آتا ہوں، عمران نے اپنے ساتھیوں کو ہدایت دی، اس کے ساتھیوں نے عمران کی ہدایت پر عمل کیا اور اسکوٹی سے چلے گئے جبکہ عمران بلیک ہاؤس کی تلاشی لینے لگا۔
लेकिन उसे ब्लैक हाउस से कोई काम की चीज़ ना मिल सकी। इमरान ने बेहोश पुलिस मुलाजिमीन को वहीं छोड़ा और ब्लैक हाउस से बाहर आ गया। फिर थोड़ी देर बाद वो भी लाइट कॉलोनी पहुंच चुका था। वो सब नए मेकअप कर चुके थे। इमरान ब्लैक हाउस से कोई काम की बात मालूम हुई? जूलिया ने पूछा। नहीं, मेरा ख्याल है कि इस डॉक्टर गोल्ड तक पहुंचना इतना आसान नहीं होगा, इमरान ने कहा। इमरान साहब, क्या ये डॉक्टर गोल्ड सारी दुनिया का सोना चुरा लेगा? सफदर ने पूछा। इसके इरादे तो यही लगते हैं और मेरा ख्याल है कि वो आज रात पाकिस्तान में दूसरी कार्रवाई करने वाला है, इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। वो पाकिस्तान में कार्रवाई कर रहा है और हम यहाँ इत्मीनान से बैठे हुए हैं, तनवीर ने कहा। जब तक वो हमें नहीं मिल जाता हम उसे किसी कार्रवाई से कैसे रोक सकते हैं, इमरान ने कहा। ओ इमरान साहब, उसे रोकना चाहिए हर हाल में, जोहान ने कहा। अगर तुम्हारे पास उसे रोकने का कोई तरीका है तो तुम बताओ, इस तरीके पर अमल करके उसे रोक लेते हैं, इमरान ने कहा। लेकिन जोहान उसकी बात का जवाब ना दे सका। मेरा ख्याल है कि इमरान ठीक कह रहा है, हमें सबसे पहले गोल्ड को तलाश करना होगा, इसके बाद ही हम उसे इन जुर्माना कार्रवाइयों से बाज रख सकते हैं, जूलिया ने कहा। इमरान, ये ज़रूरी भी तो नहीं है कि वो इसी मुल्क में हो, वो किसी और मुल्क में बैठकर कार्रवाई करता रहे और हम ये समझते रहें कि वो यहाँ क्रीमिया में है, रोशी ने कहा। तुमने बहुत देर बाद ज़ुबान खोली है और बात भी पते की है, इमरान ने कहा। अगर मिस रोशी ने पते की बात की है तो तुम इस पते का सुराग क्यों नहीं लगाते, तनवीर ने तंजन कहा। इमरान साहब, ये डॉक्टर गोल्ड कैसे सोना चुरा लेता है कि किसी को पता ही नहीं चलता। इससे पहले कि तनवीर के तंज का जवाब देता सदीकी ने उससे पूछा, जी इमरान साहब, इसका तरीका वारदात तो वाज़ेह करें, जोहान ने कहा। क्यों रोशी, कुछ तुम्हें अंदाज़ा है कि डॉक्टर गोल्ड किस तरह कार्रवाई करता है, इमरान ने कहा। मैं अपना ख्याल पेश कर सकती हूँ जो कि गलत भी हो सकता है, रोशी ने सोचते हुए कहा।